लेकिन वे पूर्व निर्धारण नहीं कर सकते। जिन क्षेत्रों में आप जीन्स के अनुसार सफलता के लिए प्रवृत्त होते हैं वे क्षेत्र हैं जहां आदतों से संतुष्टि अधिक मिलती है। खुद के प्रयासों को उन क्षेत्रों में ले जाएं जहां आप उल्लासित हों और अपने प्राकृतिक कौशल का मेल अपनी सबसे प्रबल इच्छा और अपनी योग्यता से कर पाते हों। वही इसकी कुंजी है। सीधा सवाल उभरेगा, मैं किस तरह से समझूंगा कि इन चीजों की मेरे लिए अनुकूलता है? मैं उन अवसरों और आदतों को कैसे चुन सकता हूं जो मेरे लिए सही हैं? इसके उत्तर के लिए पहले हम आपके व्यक्तित्व को समझेंगे। आपका व्यक्तित्व आपकी आदतों को किस तरह प्रभावित करता है? आपके जीन्स आपकी हर आदत के पीछे काम करते हैं, वास्तव में हर व्यवहार की सतह के नीचे। आप कितने घंटे टीवी देखते हैं? आप किस तरह से विवाह या अलगाव कर सकते हैं? किस तरह से नशे, शराब या निकोटीन की लत अपना सकते हैं? इन पर जीन्स का प्रभाव ही रहता है। इस बात के लिए मजबूत अनुवांशिक घटक होता है कि जब आप किसी अधिकार प्राप्त शक्ति का सामना कर रहे होते हैं तो आप कैसे आज्ञाकारी या विद्रोही होते हैं। तनावपूर्ण घटनाओं के प्रति कितने संवेदनशील या प्रतिरोधी होते हैं। आप कितने अति सक्रिय या प्रतिक्रियाशील होते हैं। और यहाँ तक कि संवेदना से जुड़े अनुभवों के दौरान आप कितने रोमांचित महसूस करते हैं या ऊब महसूस करते हैं। जैसे कि संगीत कार्यक्रम में भाग लेना। लंदन के किंग्स कॉलेज में व्यवहार संबंधी जेनेटिक्स के विशेषज्ञ रॉबर्ट प्लोमिन ने मुझे बताया, यह अब उस बिंदु पर आ चुका है जहां हमने यह देखने के लिए परीक्षण बंद कर दिया है कि क्या किसी लक्षण का कोई आनुवंशिक घटक है, क्योंकि हम शाब्दिक रूप से ऐसा कुछ नहीं पा सकते जो हमारे जीन से प्रभावित ना हो। एक साथ बंधे जेनेटिक लक्षणों को आपके अनूठे समूह और आपको एक विशेष व्यक्तित्व की ओर प्रवृत्त करते हैं। आपका व्यक्तित्व उन विशेषताओं का समूह है जो परिस्थिति से परिस्थिति के अनुरूप होता है। व्यक्तित्व के लक्षणों के सबसे सिद्ध वैज्ञानिक विश्लेषण को बिग 5 के रूप में माना जाता है, जो उन्हें व्यवहार के 5 वर्णक्रम में विभाजित कर देता है। अनुभव के लिए खुलापन, एक छोर पर जिज्ञासु और आविष्कारी होने के साथ दूसरे छोर पर सावधान और सतत बने रहना। कर्तव्य निष्ठा, व्यवस्थित और कार्यकुशल होने से लेकर सहज और स्वाभाविक होना। बहिर्मुखता, बातचीत करने में सहज और ऊर्जावान होने से लेकर एकाकी रहना और कम बोलना। उन्हें आप बहिर्मुखी बनाम अंतर्मुखी के तौर पर भी जानते हैं। मित्रवत और दयावान बने रहने से लेकर चुनौतीपूर्ण निर्लिप्त होना। मनोविक्षिप्तता, बेचैन और संवेदनशील होने से लेकर आत्मनिवासी, शांत और स्थिर बने रहना। इन 5 गुणों की जैविक बुनियाद होती है। उदाहरण के लिए बहिर्मुखता को जन्म से ही आंका जा सकता है। यदि वैज्ञानिक नर्सिंग वार्ड में जोर से आवाज निकालें तो कुछ बच्चे इस ओर घूम जाएंगे, जबकि अन्य उसके विपरीत हो जाएंगे। जब वैज्ञानिकों ने पूरे जीवन काल में इन बच्चों की आदतों पर ध्यान दिया तो आवाज की ओर जो बच्चे घूमे वे बहिर्मुखी मिले, जो बच्चे विपरीत या दूसरी ओर घूम गए वे अंतर्मुखी मिले। जिन लोगों की प्रियता उच्च स्तरीय होती है उनमें दया, दूसरों का ध्यान रखने का चिंतन और उष्मता रहती है। उन लोगों में उच्च स्तर पर प्राकृतिक ऑक्सीटोसिन भी होता है। यह ऐसा हार्मोन है जो सामाजिक संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विश्वास का भाव बढ़ाता है और यह हार्मोन प्राकृतिक अवसादरोधी के रूप में काम कर सकता है। आप आसानी से इन बात को समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति धन्यवाद के नोट्स लिखने की आदत या सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन की ओर झुका हुआ है उसमें किस स्तर पर ऑक्सीटोसिन होगा। तीसरे उदाहरण के रूप में मनोविक्षिप्तता पर विचार करें। यह व्यक्तित्व की ऐसी विशेषता है जो सभी लोगों में विभिन्न स्तरों पर होती है। जिन लोगों में मनोविक्षिप्तता ज्यादा होती है वे बेचैन रहते हैं और दूसरों की तुलना में अधिक चिंता करते हैं। इस विशेषता को एमिगडाला की अति संवेदनशीलता से जोड़ा गया है। एमिगडाला मस्तिष्क का वह हिस्सा होता है जो खतरों को नोटिस करने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग अपने वातावरण में नकारात्मक संकेतों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं वे मनोविक्षिप्तता में उच्च स्कोर करने की संभावना रखते हैं। अन्य आदतें सिर्फ हमारे व्यक्तित्व से निर्धारित नहीं होती हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे जीन्स हमें एक निश्चित दिशा की ओर मोड़ देते हैं। गहरी जड़ों वाली हमारी वरीयताएं कुछ व्यवहार कुछ लोगों के लिए दूसरी तुलना में आसान बना देती हैं। आपको इन अंतरों के लिए क्षमा याचना नहीं करनी चाहिए या उनके बारे में अपराध बोध से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको उनके साथ काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो कर्तव्य निष्ठता पर कम स्कोर करता है उसके स्वभाव से व्यवस्थित होने की संभावना कम होगी और उसे अच्छी आदतों से जुड़े रहने के लिए वातावरण डिजाइन पर अधिक भरोसा करने की आवश्यकता हो सकती है। याद रखने वाली बात यह है कि आपको उन आदतों का निर्माण करना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व के लिए काम करें। लोग बॉडी बिल्डर की तरह वर्कआउट करके दिखने वाली मांसपेशियां बना सकते हैं, लेकिन यदि आप रॉक क्लाइंबिंग या साइकिल चलाना या रोइंग करना पसंद करते हैं तो व्यायाम की अपनी आदत को अपनी पसंद के अनुरूप आकार दें। यदि आपका दोस्त कम कार्बोहाइड्रेट वाले आहार का पालन करता है लेकिन आप पाते हैं कि कम वसा वाला भोजन आपके लिए काम करता है तो आपको इससे अधिक शक्ति मिलेगी। यदि आप अधिक पढ़ना चाहते हैं तो शर्मिंदा ना हो। यदि आप नॉन फिक्शन के बजाय रोमांच से भरपूर उपन्यास पसंद करते हैं,
जो भी आपको मोहित करता है उसे पढ़ें। वह आनंद चुनें जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, न कि वह जो सबसे लोकप्रिय है। हर आदत का एक स्वरूप होता है जो आपको खुशी और संतुष्टि ला सकता है। इसकी तलाश करें। यदि आदतें चलती रहें, इसलिए आदतें सुखद होनी चाहिए। चौथे नियम के पीछे मूल विचार यही है। अपनी आदतों को अपने व्यक्तित्व के साथ जोड़ना अच्छी शुरुआत है, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। उन परिस्थितियों को खोजने और डिजाइन करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें जहां आप प्राकृतिक रूप से अनुकूल हैं। कैसे वह खेल ढूंढें जिसमें संभावनाएं आपके पक्ष में हों। जिस खेल में संभावनाएं आपके पक्ष में हों उसे सीखना चाहिए। यह प्रेरणा को बनाए रखने और सफल अनुभव करने के लिए महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक रूप से आप हर चीज का सुख ले सकते हैं, लेकिन व्यवहार में उन्हीं चीजों का आनंद उठा सकते हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके पास आती हैं। जो लोग किसी खास चीज में महारत रखते हैं और उसमें प्रतिभाशाली होते हैं, वे उस कार्य में अधिक सक्षम हो सकते हैं और अच्छे काम के लिए प्रशंसा पाते हैं। वे ऊर्जावान बने रहते हैं और चूंकि वे अच्छे वेतन और बड़े अवसरों से लाभान्वित होते हैं जो उन्हें खुश ही नहीं बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाला कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह अच्छा चक्र है। सही आदत चुनें और उससे प्रगति आसान होती है। गलत आदत चुनी और जीवन में कठिनाई आ जाएगी। आप सही आदत का चयन किस तरह करेंगे? प्रथम कदम वही है जिसे हमने तीसरे नियम इसे आसान बनाए में शामिल किया था। कई मामलों में जब लोग गलत आदतों को चुन लेते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि उन्होंने ऐसी आदत चुन ली है जो बहुत कठिन थी। जब आदत आसान होती है तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप सफल होते हैं तो आप अधिक संतोष अनुभव करते हैं। हालांकि एक अन्य स्तर पर भी विचार किया जा सकता है। लंबे समय तक आप इसमें आगे बढ़ते हैं और सुधार करते हैं तो कोई भी क्षेत्र चुनौतीपूर्ण लग सकता है। यहीं पर आपको तय करना होता है कि आप सही खेल खेल रहे हैं जो आपकी सामर्थ्य के अनुकूल है। आप उसका पता कैसे लगाएंगे? सबसे आम उपाय है प्रयोग और त्रुटि। स्वाभाविक रूप से इस रणनीति के साथ समस्या है क्योंकि जीवन बहुत अल्प है। आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप हर करियर अपना कर देखें, हर अविवाहित के साथ डेट करें या हर संगीत वाद्य बजा सकें। सौभाग्य से एक प्रभावी उपाय इस उलझन से निपटने का है और उसे एक्सप्लोर एक्सप्लॉइट ट्रेड ऑफ कहते हैं। किसी नई गतिविधि की शुरुआत में ही अन्वेषण की अवधि होनी चाहिए। रिश्तों में इसे डेटिंग कहा जाता है। कॉलेज में इसे लिबरल आर्ट्स कहा जाता है। व्यापार में इसे स्प्लिट टेस्टिंग कहा जाता है। इसका लक्ष्य कई संभावनाओं को आजमाना, विचारों की विस्तृत श्रृंखला पर शोध करना और एक विस्तृत परिदृश्य रखना होता है। अन्वेषण की प्रारंभिक अवधि के बाद अपना ध्यान सर्वश्रेष्ठ समाधान की ओर स्थानांतरित करें जो आपको मिल गया है, लेकिन कभी कभी प्रयोग भी करते रहें। उचित संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। अगर आप वर्तमान में जीत रहे हैं तो दोहन करते रहें। यदि आप वर्तमान में हार रहे हैं तो आप अन्वेषण जारी रखें। लंबे समय में उस रणनीति पर काम करना ही प्रभावी होता है जो 80 से 90% तक परिणाम देती है और शेष 10 से 20% के लिए अन्वेषण लगातार करते रहें। गूगल ने अपने कर्मचारियों से कहा था कि हफ्ते में अपना 80% ऑफिस के काम के लिए दीजिए और 20% उन प्रोजेक्ट्स पर काम करिए जो उनकी पसंद के हों। इसकी वजह से ही अब तक के सबसे सफल प्रोडक्ट्स एडवर्ड्स और जीमेल बन गए। आदर्श दृष्टिकोण इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके पास कितना समय है। अगर आपके पास बहुत समय है, जैसे कोई अपने करियर की शुरुआत में है, तो ज्यादा अन्वेषण करना समझ में आता है, क्योंकि एक बार जब आप सही चीज खोज लेते हैं तो फिर आपके पास इसका दोहन करने का पर्याप्त समय होता है। अगर आपके पास समय कम है, जैसे कि आप समय सीमा में किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो अब तक का सबसे अच्छा समाधान लागू करें और परिणाम प्राप्त करें। जैसे ही आप विभिन्न विकल्पों का पता लगाते हैं तो सवालों की एक श्रृंखला शुरू होती है जो आप अपने आप से लगातार पूछ सकते हैं ताकि उन आदतों और क्षेत्रों तक पहुंच सकें जो आपके लिए सबसे संतोषजनक होंगे। वह क्या है जो मेरे लिए मजेदार बात है लेकिन दूसरों के लिए काम है? ये बड़ा जटिल सवाल है। आप किसी कार्य के लिए बने हैं या नहीं, इसका संकेत यह नहीं है कि आप उससे प्यार करते हैं, बल्कि यह है कि आप उस कार्य से जुड़े दर्द को अन्य लोगों की तुलना में आसान तरीके से संभाल सकते हैं। जब आप खुद आनंद ले रहे होते हैं तो दूसरे लोग शिकायत कर रहे होते हैं। जो काम आपको अन्य लोगों की तुलना में कम कष्ट पहुंचाता है वही काम है जिसे करने के लिए आप बने हैं। मैं समय का ध्यान क्यों नहीं रख पाता हूं? प्रवाह एक मानसिक स्थिति है। इसमें आप तब प्रवेश करते हैं जब आप अपने कार्य पर इतने केंद्रित हो जाते हैं कि शेष दुनिया धुंधली पड़ जाती है। खुशी और चरम प्रदर्शन का यह मिश्रण एथलीटों और कलाकारों को तब अनुभव होता है जब वे अपने जोन में होते हैं। प्रवाह की स्थिति का अनुभव करना और कार्य का कम से कम कुछ हद तक संतोषजनक नहीं होना लगभग असंभव होता है। एक औसत व्यक्ति के मुकाबले मुझे कैसे अधिक प्रतिफल मिल सकता है? हम लगातार अपने आसपास से तुलना करते रहते हैं
और जब यह तुलना हमारे पक्ष में रहती है तो व्यवहार अधिक संतोषजनक रहता है। जब मैंने jamesclear.com लिखना आरंभ किया तो मेरी ईमेल लिस्ट तेजी से बढ़ गई। मैं यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता था कि मेरे मित्रों की तुलना में परिणाम जल्दी प्राप्त होंगे, जिससे मुझे लिखना जारी करने की प्रेरणा मिलती चली गई। मेरे लिए स्वाभाविक क्या है? एक पल के लिए इस बात को भूल जाओ कि आपको क्या पढ़ाया गया है, समाज ने आपको क्या कहा है, इसे भी भूल जाओ। दूसरों की क्या अपेक्षा है यह भी भूल जाओ। मेरे लिए स्वाभाविक क्या है? कब मैं जीवंतता अनुभव करता हूँ, कब मैं वास्तविक स्व महसूस करता हूँ। लोगों को खुश करने का कोई भीतरी संतुलन नहीं है। दोबारा अनुमान लगाने या आत्म आलोचना की कोई बात नहीं, बस इसमें उतरने जाने का आनंद लेना है। जब भी आपको प्रामाणिक और सटीकता लगे, समझ लो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। स्पष्ट कहें तो इसमें कुछ प्रक्रिया तो भाग्य से होती है। माइकल फेल्प्स और हिकम अल गुरेज भाग्यशाली हैं कि उन्हें दुर्लभ गुण जन्म से प्राप्त हैं, जिसका समाज में बहुत महत्व है, और इनकी गुणों के कारण वे आदर्श माने गए। इस ग्रह पर हमारे पास समय बहुत ही कम है, और वास्तव में महान वही है जो न केवल खूब मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उनका भाग्य भी अच्छा है, जो अवसरों को अपने पक्ष में ले जाते हैं। लेकिन तब क्या करेंगे जब आप इसे भाग्य के लिए नहीं छोड़ना चाहते? यदि आप ऐसा खेल नहीं ढूंढ सकते जिसमें सारे पक्ष आपके समर्थन में हों, तो किसी एक को अपने पक्ष में कर लो। डिल्बर्ट के कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स कहते हैं, हर एक के पास कुछ क्षेत्र रहते हैं जिनमें वे शीर्ष 25% में हो सकते हैं, बस कुछ प्रयास करने होंगे। मेरे मामले में मैं अन्य लोगों के मुकाबले अच्छे से चित्रकारी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं उस औसत कॉमेडियन की तुलना में अधिक मजाकिया नहीं हूँ जो कभी नाम नहीं कमा पाते, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा मजाकिया हूँ। चमत्कार यह है कि कुछ लोग ही अच्छा चित्र बना सकते हैं और व्यंग्य लिख सकते हैं। इन दोनों का संयोजन ही मेरे काम को दुर्लभ बना देता है, और जब मेरे व्यवसाय में यह जुड़ता है तो अचानक ही मेरे पास एक विषय रहता है जिसे मुश्किल से कोई कार्टूनिस्ट अनुभव किए बिना समझ सकता है। जब आप बेहतर होकर नहीं जीत सकते तो आप अलग होकर जीत सकते हैं। अपने कौशल का संयोजन करके आप प्रतिस्पर्धा के स्तर को कम कर देते हैं, जो विशिष्ट होना आसान बना देता है। आप नियमों को फिर से लिखकर जेनेटिक लाभ की जरूरत या वर्षों के अभ्यास को शॉर्टकट कर सकते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी उस खेल को जीतने की कड़ी मेहनत करता है जो हर कोई खेल रहा है। एक महान खिलाड़ी एक नया खेल रचता है जो उसकी ताकत के अनुरूप होता है और कमजोरियों से उसकी रक्षा करता है। कॉलेज में मैंने खुद के विषय रचे थे, बायोमैकेनिक्स, जो भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और शरीर विज्ञान का संयोजन था। मैं इतना अच्छा नहीं था कि भौतिकी या जीव विज्ञान में टॉप पर आ सकूं, जो मैंने अपना खुद का विषय बनाया। और चूंकि यह मुझे अनुकूल लगा तो मैंने यह कोर्स इसलिए लिया क्योंकि मेरी इसमें रुचि थी और इसे पढ़ना मुझे काम नहीं लगता था। साथ ही इसमें किसी अन्य के साथ तुलना से मैं बच जाया करता था। क्लास में कोई इस तरह के विषयों का संयोजन नहीं ले रहा था, तो कौन कह सकता है कि वह बेहतर है या बदतर। खराब जेनेटिक्स की दुर्घटना से पार जाने का सबसे ताकतवर तरीका विशेषज्ञता है। किसी कौशल में आपकी जितनी अधिक महारत होगी, उतना ही दूसरों को प्रतिस्पर्धा करने में परेशानी होगी। कई बॉडी बिल्डर औसत पंजा लड़ाने वालों से बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन भारी भरकम बॉडी बिल्डर भी पंजा लड़ाने में धूल चाटते हैं, क्योंकि पंजा लड़ाना एक विशेष विधा है। भले ही आप प्राकृतिक रूप से प्रतिभा के धनी नहीं हैं, लेकिन किसी गूढ़ रणनीति में आप सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। उबलता पानी किसी आलू को नरम कर देगा, लेकिन अंडे को सख्त बनाएगा। भले ही आप आलू हो या अंडा, आप इसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ऐसा खेल तय कर सकते हैं जहां नर्म या सख्त होना बेहतर हो। यदि आप अच्छा वातावरण पाते हैं तो हालात बदल सकते हैं, जहां आप कुछ चीज़ें जो आपके विरोध में हैं वे आपके पक्ष में ढल जाएं। अपने जीन से कैसे अधिकतम हासिल करें? हमारे जीन्स खूब मेहनत की आवश्यकता को खत्म नहीं कर सकते, वे इसे स्पष्ट करते हैं। वे हमें बताते हैं कि किसमें कड़ी मेहनत करनी है। एक बार जब हम अपने सामर्थ्य को समझ जाते हैं तो हम जान पाते हैं कि किसमें समय और ऊर्जा निवेश की जानी चाहिए। हम जानते हैं कि किस तरह के अवसरों की ओर देखना है और किस प्रकार की चुनौतियों से अलग रहना है। जितना हम अपने स्वभाव को बेहतर समझते हैं, हमारी रणनीति अच्छी होती जाती है। जैविक अंतर मायने रखता है, फिर भी यह ज़्यादा उत्पादक होता है कि क्या आप अपनी तुलना अन्य लोगों से करने के बजाय इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि आप अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। किसी खास योग्यता के प्रति आपको सीमाओं के तथ्य का इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि आप अपनी क्षमताओं के शीर्ष पर पहुंच रहे हैं या नहीं। लोग अपनी सीमाओं के तथ्य में इतने फंस जाते हैं कि वे वहां तक पहुंचने के लिए ज़रूरी प्रयास ही नहीं करते। इसके अलावा यदि आप काम नहीं कर रहे हैं तो जीन्स आपको सफल नहीं कर सकते। हाँ, यह संभव है कि जिम के ट्रेनर के बेहतर जीन्स हों, लेकिन यदि आपने उसी की तरह अभ्यास नहीं किया तो यह कहना असंभव है कि आपके जेनेटिक बेहतर हैं या नहीं। आप जिनकी प्रशंसा करते हैं, यदि उतनी मेहनत आप नहीं कर रहे हैं तो फिर उनकी सफलता को भाग्य बताकर बचें नहीं।
संक्षेप में, आपकी आदत लंबे समय तक संतोषजनक बनी रहे, यह तय करने के लिए ऐसा आचरण चुनें जो आपके व्यक्तित्व और कौशल के अनुकूल हो। जो आसानी से प्राप्त हो रहा है उस पर खूब मेहनत करें। अध्याय का सार। सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने की कुंजी है प्रतिस्पर्धा के लिए सही क्षेत्र का चयन। सही आदत अपनाएंगे तो विकास आसान रहेगा, खराब आदत पर जीवन संघर्षमय होगा। जीन्स को आसानी से बदल नहीं सकते। इसका अर्थ है कि अनुकूल स्थितियों में वे जोरदार लाभ देते हैं और विपरीत स्थितियों में वे गंभीर नुकसान करते हैं। आदतें तब आसान रहती हैं जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमताओं से जुड़ती हुई होती हैं। आपके अनुकूल श्रेष्ठ आदतों को चुनें। ऐसा खेल खेलिए जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो। यदि कोई खेल नहीं चुन सकते तो नया खेल बनाएं। जीन्स कड़ी मेहनत की जरूरत को खत्म नहीं कर सकते, वे इसे स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं किस पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। चैप्टर 19, गोल्डीलॉक्स का नियम। किस प्रकार जीवन और कार्य में प्रेरित रहें। बात पुरानी है। एक बच्चा जो 10 वर्ष का था वह कैलिफोर्निया के एनाहाइम में डिज्नीलैंड में काम मांगने के लिए गया। यह 1955 में उस समय खुला ही था। उस वक्त श्रम कानून ढीले थे और उसे वहां गाइड बुक्स की बिक्री का काम मिल गया। यह बुक उसे $0.50 प्रति कॉपी के हिसाब से बेचनी थी। 1 वर्ष के भीतर ही उस लड़के को डिज्नी की मैजिक शॉप में रख दिया गया, जहां उसने बड़े कर्मचारियों से कुछ ट्रिक्स सीख ली। उसने कुछ जोक्स के साथ प्रयोग किए और कुछ सामान्य जादू आगंतुकों के समक्ष पेश किए। जल्द ही उसे अनुभव हुआ कि मैजिक दिखाना तो उसे पसंद ही नहीं है, लेकिन वह सामान्य तौर पर प्रस्तुति देना पसंद करता है। उसने अपनी दृष्टि कॉमेडियन बनाने की ओर टिका ली। किशोरावस्था में उसने लॉस एंजलिस के आसपास छोटे क्लबों में प्रदर्शन करना शुरू किया। भीड़ ज्यादा नहीं होती थी और उसके शो छोटे होते थे। वह शायद ही कभी 5 मिनट से अधिक समय तक मंच पर रहता था। भीड़ में ज्यादातर लोग खाने पीने में व्यस्त रहते थे या दोस्तों के साथ बात करते रहते थे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। एक रात सचमुच उसने अपना स्टैंड अप रूटीन खाली क्लब में दिया। यह ग्लैमरस काम नहीं था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि वे बेहतर हो रहा था। शुरू में उसके शो केवल 1 या 2 मिनट के होते थे। हाई स्कूल तक उसके पास इतनी सामग्री आ चुकी थी कि शो 5 मिनट तक चल सकते थे। कुछ साल बाद 10 मिनट तक के शो होने लगे। 19 साल की उम्र में वे सप्ताह में 20 मिनट के शो कर रहा था। शो के दौरान उसे 3 कविताएं पढ़नी होती थी ताकि शो को लंबा किया जा सके, लेकिन उसका कौशल लगातार निखर रहा था। 1 और दशक उसने प्रयोग, समायोजन करने और प्रैक्टिस में लगाया। उसे बतौर टीवी लेखक का काम मिल गया और धीरे धीरे वह टॉक शो में स्वयं दिखाई देने लगा। 1970 के दशक के मध्य तक आते आते वह द टुनाइट शो और सैटरडे नाइट लाइव में नियमित गेस्ट के तौर पर नजर आने लगा। काम करते हुए 15 वर्ष हो जाने पर इस युवक को ख्याति हासिल हो गई। 63 दिनों में उसने 60 शहरों का दौरा किया, फिर 80 दिन में 72 शहरों, फिर 90 दिन में 85 शहरों का दौरा किया। ओहायो में उसके शो में शामिल होने वाले 18,695 लोग थे। न्यूयॉर्क में 3 दिन के शो के लिए 45,000 टिकट बिके। वह अपने क्षेत्र में शिखर पर आ गया था और अपने समय का सर्वाधिक सफल कॉमेडियन बन गया। उनका नाम स्टीव मार्टिन है। मार्टिन की कहानी इस मसले पर आकर्षक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है कि यदि हम लंबे समय तक किन्हीं आदतों का पालन करते हैं तो क्या परिणाम सामने आता है। कॉमेडी डरपोक लोगों के लिए नहीं होती है। ऐसी स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल है जो ज्यादा लोगों के दिलों में डर पैदा करती है कि वे अकेले मंच पर प्रदर्शन करें और कोई एक दर्शक भी ना हंसे। और फिर भी स्टीव मार्टिन ने हर हफ्ते 18 साल तक इस डर का सामना किया। उनके शब्दों में 10 वर्ष उन्होंने सीखने में बिताए, 4 वर्ष उसे सुधारने में और 4 वर्ष जोरदार सफलता के। ऐसा क्यों है कि मार्टिन जैसे कुछ ही लोग अपनी आदतों का पालन करते हैं, भले ही जोक सुनाना हो, कार्टून ड्रॉ करना हो या गिटार बजाना हो, जबकि हम में से अधिकांश प्रेरित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। हम ऐसी आदतों को कैसे बनाएं जो हमें उनके खत्म हो जाने के बजाय उन्हें करते रहने के लिए हमें तैयार करें। वैज्ञानिक अनेक वर्षों से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। वैसे बहुत सीखने को है, लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी बात यह पता चली है कि प्रेरक शक्ति को बनाए रखने और उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए उस कार्य पर ध्यान दें जिसमें कठिनाई को आसानी से हल कर सकें। मानव मस्तिष्क को चुनौती पसंद है, लेकिन तभी जब वह कठिनाई की इष्टतम परिधि में हो। यदि आपको टेनिस पसंद है और किसी 4 वर्ष के बच्चे के साथ कोई गंभीर मैच खेलेंगे तो जल्द ही आप ऊब उठेंगे। आप हर पॉइंट जीतेंगे, यह आपके लिए बहुत आसान है। इसके उलट यदि आप किसी पेशेवर खिलाड़ी जैसे रोजर फेडरर या सेरेना विलियम्स के समक्ष खेलेंगे तो आप जल्द ही प्रेरणा खो देंगे, क्योंकि मैच बहुत कठिन हो जाएगा। आप किसी बराबरी वाले के साथ टेनिस खेलने की कल्पना करें। जैसे ही खेल आगे बढ़ेगा आप कुछ पॉइंट जीतेंगे और कुछ नहीं जीतेंगे। आपके जीतने की संभावना रहेगी,
लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप वास्तविक रूप से प्रयास करेंगे। आपका ध्यान सटीक हो जाता है, भटकाव नहीं रहता और आप खुद को हाथ में आए काम में पूरी तरह से खपा देते हैं। यह वह चुनौती है जिसमें आ रही कठिनाई का प्रबंधन आप कर सकते हैं। यह गोल्डीलॉक्स नियम का सबसे अच्छा उदाहरण है। गोल्डीलॉक्स का नियम कहता है कि मनुष्य चरम प्रेरणा का अनुभव उन कार्यों पर काम करते समय करते हैं जो उनकी वर्तमान क्षमताओं की सीमाओं के अनुरूप होते हैं। बहुत ज़्यादा कठोर नहीं, बहुत ज़्यादा आसान नहीं, बस सही हो। मार्टिन का कॉमेडी करियर गोल्डीलॉक्स के नियम के व्यवहार में आने का उदाहरण है। हर वर्ष उन्होंने अपने कॉमेडी शो का समय बढ़ाया, लेकिन मात्र 1 या 2 मिनट तक। वे हमेशा नई चीज़ जोड़ लेते थे, लेकिन कुछ हास्य भी देते थे जिस पर हंसी आना तय था। कई सफलताओं के कारण वे प्रेरित रहते थे और इतनी त्रुटियां हो जाती थी कि वे कड़ी मेहनत करते थे। जब आप नई आदत शुरू कर रहे हों तो महत्व इस बात का है कि आप अपने व्यवहार को इतना आसान रखें कि आप उस पर तब भी बने रहें जब स्थिति ठीक नहीं हो। इस विचार को हमने व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम पर विमर्श करते हुए विस्तार से समझा था। एक बार आदत स्थापित हो जाए तो महत्वपूर्ण यह है कि इसे छोटे तरीकों से आगे बढ़ाते जाएं। मामूली सुधार और नई चुनौतियां आपको व्यस्त रखेंगी। यदि आप गोल्डीलॉक्स जोन में हैं तो ठीक है, आप प्रवाह की स्थिति को पा लेंगे। प्रवाह की स्थिति अपने क्षेत्र में होने और पूरी तरह से किसी कार्य में समावित होने का अनुभव है। वैज्ञानिकों ने इस अनुभव की मात्रा को नापने का प्रयास किया है। उन्होंने पाया कि प्रवाह की स्थिति को हासिल करने के लिए कार्य आपकी वर्तमान क्षमता से 4% परे होना चाहिए। वास्तविक जीवन में इस तरह से किसी भी कार्य की कठिनाई की मात्रा निर्धारित करना उपयुक्त नहीं होता है। लेकिन गोल्डीलॉक्स के नियम का बुनियादी विचार है उस चुनौती पर काम करना है जो हल की जा सकती है, जो क्षमता के दायरे में है। यह प्रेरणा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। सुधार में नाजुक संतुलन आवश्यक होता है। आपको लगातार उन चुनौतियों की खोज करनी होगी जो आपको अपनी क्षमता के अंतिम छोर तक प्रगति करते हुए ले जाती हैं, ताकि आप प्रेरित रह सकें। व्यवहार हमेशा ही आकर्षक और संतोषजनक रखने के लिए नया होना चाहिए। भिन्नता के बिना हम ऊब सकते हैं। आत्म सुधार में आपका सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वह है ऊब जाना। लक्ष्यों पर कार्य करते हुए ऊब जाएं तो कैसे फोकस करें? मेरा बेसबॉल करियर खत्म होने के बाद मैं किसी नए खेल की ओर देख रहा था। मैं एक वेट लिफ्टिंग टीम से जुड़ गया और एक दिन एक अभिजात्य कोच जिम आया। उसने अपने करियर में हजारों एथलीट के साथ काम किया था, जिनमें कुछ ओलंपिक खिलाड़ी भी थे। मैंने अपना परिचय दिया और हमने सुधार की प्रक्रिया पर बात करना आरंभ किया। श्रेष्ठ एथलीटों और अन्य लोगों में क्या अंतर है, मैंने पूछा। सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो अधिकांश नहीं करते? उन्होंने उन कारकों का उल्लेख किया जिनकी उपेक्षा आप कर सकते हैं, जेनेटिक्स, किस्मत और प्रतिभा। लेकिन फिर उन्होंने ऐसी बात कही जिसकी आशा मैं नहीं कर रहा था। किसी बिंदु पर यह बात आती है कि हर दिन के प्रशिक्षण की ऊब कौन झेल सकता है, हमेशा उसी तरह वजन उठाना और उठाते रहना। उनके जवाब ने मुझे अचरज में डाल दिया, क्योंकि यह कार्य के नैतिकता के बारे में सोचने का अलग तरीका था। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हुए लोग ऊर्जायुक्त होने की बात करते हैं, भले ही खेल हो, कला हो या व्यवसाय। आप लोगों को यह कहते हुए सुन सकते हैं, यह जुनून से आता है, या आप इसे वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं। इसके फलस्वरूप हम में से कई लक्ष्य प्राप्त न होने की अवस्था में या प्रेरित न हो पाने पर अवसाद से घिर जाते हैं, क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि सफल लोगों के भीतर कभी ना खत्म होने वाला जुनून रहता है। इसके विपरीत इस कोच ने कहा कि सफल लोगों में उसी तरह से प्रेरणा की कमी होती है जितनी सामान्य लोगों में रहती है। अंतर केवल इतना है कि वे उबाऊ महसूस होने के बजाय एक रास्ता निकाल लेते हैं। महारत के लिए अभ्यास जरूरी होता है, लेकिन जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना उबाऊ और रोजमर्रा का काम समझने लगेंगे। एक बार अभ्यास के आरंभिक फायदे मिलने और यह समझ लेने के बाद कि क्या प्राप्त करना है, हमारी रुचि घटने लगती है। कभी कभी यह उससे भी तेज हो जाता है। आपको सिर्फ यह करना है कि कुछ दिन जिम लगातार जाइए या लगातार कुछ ब्लॉग पोस्ट लिखिए और एक दिन चूक होने दें जो ज़्यादा अनुभव नहीं होने देगा। चीज़ें या कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन के अवकाश को तर्कसंगत ठहराना आसान होता है क्योंकि आप अच्छी स्थिति में होते हैं। सफलता में सबसे गंभीर खतरा ऊब जाना है, असफलता नहीं। हम आदतों से ऊब जाते हैं क्योंकि वे हमें प्रसन्न करना बंद कर देती हैं। नतीजा प्रत्याशित होता है। जैसे ही हमारी आदतें मामूली हो जाती हैं तो हम नवीनता के लिए हमारे विकास को बेपटरी कर देते हैं। इसी कारण हम कभी ना समाप्त होने वाले चक्र में घिर जाते हैं और एक वर्कआउट से दूसरे पर, एक डाइट से दूसरी पर, एक व्यवसाय के विचार से दूसरे पर भागते रहते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा भी कम प्रेरित अनुभव करते हैं, हम नई रणनीति शुरू कर देते हैं, भले ही पुरानी अभी भी काम कर रही हो।
मैकियावेली ने लिखा था, मानव में नवीनता की इच्छा इस सीमा तक होती है कि जो लोग अच्छा कर रहे होते हैं वे भी उतना ही बदलाव चाहते हैं जितना बदलाव खराब काम करने वाले चाहते हैं। शायद इसी कारण से आदत बनाने वाले ज़्यादातर प्रोडक्ट्स वे रहते हैं जो हमें लगातार नयापन देते रहते हैं। वीडियो गेम्स हमें देखने में नयापन देते रहते हैं। अश्लील फिल्में हमें यौन संबंधों की नवीनता बताती हैं। जंक फूड्स हमें पाक कला संबंधी नवीनता देते हैं। ऐसा प्रत्येक अनुभव में लगातार आश्चर्य प्रदान करता है। मनोविज्ञान में इसे वेरिएबल रिवॉर्ड कहते हैं। वास्तविक दुनिया में स्लॉट मशीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जुआरी जैकपॉट पर समय समय पर दांव लगाता है, लेकिन किसी भी पूर्व अनुमानित अंतराल पर नहीं। पुरस्कार की गति में अंतर आता रहता है। यह अंतर ही डोपामाइन को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है, जो याद करने की क्षमता में वृद्धि करता है और आदत बनाने में तेज़ी लाता है। वेरिएबल रिवॉर्ड्स कोई ललक पैदा नहीं करेगा, यानी आप वह रिवॉर्ड प्राप्त नहीं कर सकते जिसमें लोगों की रुचि ना हो। एक निश्चित अंतराल पर यह उन्हें दीजिए और उम्मीद है कि इससे उनका दिमाग बदल जाएगा। लेकिन यही ललक को बढ़ाने का शक्तिशाली उपाय है जिसे हम पहले ही अनुभव कर चुके होते हैं, क्योंकि उससे ऊब समाप्त होती है। इच्छा का मीठा एहसास 50-50 की स्थिति में उभरता है, जब आधी सफलता और आधी असफलता रहती है। आधे समय में आप वह पाते हैं जो आपको चाहिए, आधे समय में आप नहीं पाते। आप पर्याप्त रूप से जीत जाते हैं ताकि संतोष का अनुभव हो और इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त चाहत रखते हो। गोल्डीलॉक्स के नियम के अनुपालन में यह एक फायदा है। यदि आप किसी आदत में रुचि लेते हैं तो प्रबंधन योग्य कठिनाइयों की चुनौतियों पर काम करने से चीज़ें रुचिकर बनी रहती हैं। यह सही है कि सभी आदतों में वेरिएबल रिवॉर्ड के अव्यय नहीं होते और आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे। यदि गूगल सिर्फ कभी कभी उपयोगी सर्च परिणाम देगा तो मैं किसी अन्य प्रतिस्पर्धी सर्च इंजन की ओर मुड़ जाऊंगा। यदि उबर मेरी आधी यात्रा के लिए ही मुझे पिकअप करेगा तो मुझे संदेह है कि उसकी सेवा मैं अधिक समय तक लूंगा। यदि मैं हर रात दांत साफ करता हूं और जब यदा कदा मेरा मुंह साफ रहेगा तो मैं सोचूंगा कि मैं उसे छोड़ने की सोच सकता हूं। वेरिएबल रिवॉर्ड हो या ना हो, कोई भी आदत हमेशा के लिए आकर्षक नहीं बनी रहेगी। किसी न किसी समय प्रत्येक व्यक्ति आत्म सुधार की यात्रा में वैसे ही चुनौती अनुभव करता है। आपके लिए ज़रूरी यह है कि आप ऊब से प्रेम करने लगें। हम सभी के लक्ष्य होते हैं, कुछ सपने होते हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं। यदि आप वह काम केवल तब करते हैं जब सुविधाजनक और उत्साहपूर्वक स्थिति हो, ऐसी स्थिति में आप कभी भी उल्लेखनीय नतीजों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नियमित नहीं हो सकेंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यदि आप कोई आदत शुरू करते हैं और उस पर बने रहते हैं तो कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि इसे छोड़ दिया जाए। जब आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो ऐसे भी दिन होंगे जब आपको जाने की इच्छा भी नहीं होगी। जब आप जिम जाना शुरू करते हैं तो कुछ सेट को पूरा करने के बाद इच्छा भी नहीं होती। जब लिखने का समय रहता है तो ऐसे दिन भी होंगे जब आपको लगेगा कि टाइपिंग की इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन जब ऐसा करने में परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है या ऊर्जा खत्म हो रही है तो आगे बढ़ना ही प्रोफेशनल और शौकिया लोगों में अंतर को रेखांकित करता है। प्रोफेशनल समय सारणी से बंधे होते हैं, शौकिया लोग जीवन को बीच में आने देते हैं। प्रोफेशनल्स जानते हैं कि उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है और किसी उद्देश्य के साथ उसमें काम करते हैं, जबकि शौकिया लोग जीवन में कुछ दूसरी तत्कालिताएं होने पर पथ से भटक जाते हैं। लेखक और ध्यान प्रशिक्षक डेविड केन अपने विद्यार्थियों को अनुकूल हालात में ध्यान से हमेशा बचने को प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रकार से आप अनुकूल हालात के एथलीट भी नहीं होना चाहते या अनुकूल स्थिति के लेखक नहीं बनना चाहते या किसी भी प्रकार की अनुकूलता में ही काम करना ठीक नहीं लगता। जब कोई आदत वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है तो आपको हर हाल में उसे करने का इच्छुक होना होता है। प्रोफेशनल्स तब भी काम करते हैं जब मूड अच्छा नहीं होता है, भले ही उन्हें उसमें आनंद नहीं आ रहा हो, लेकिन वे कोई उपाय निकाल लेते हैं ताकि उसे करते रहें। ऐसे कई सेट्स होते हैं जिन्हें करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे वर्कआउट करने का अफसोस कभी नहीं हुआ। ऐसे कई आर्टिकल हैं जिन्हें लिखने की इच्छा नहीं हुई थी, लेकिन समय पर उनके प्रकाशन का मुझे कभी खेद नहीं हुआ। ऐसे कई दिन रहे हैं जब मुझे आराम करने की इच्छा हुई थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण था उस पर काम करने का अफसोस मुझे कभी नहीं हुआ। सर्वोत्तम बनने का बस एक ही तरीका है कि जो कर रहे हैं उसे अंतहीन ढंग से बार बार करने से मोहित होते रहें। आपको ऊब से मोहब्बत करनी होगी। अध्याय का सार। गोल्डीलॉक्स का नियम कहता है कि मानव उच्चतम प्रेरणा तब अनुभव करता है जब वह ऐसे कार्य कर रहा होता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं की सीमा में हो। सफलता में सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं बल्कि ऊब जाना है। जब आदतें रूटीन बन जाती हैं तो वे कम रुचिकर हो जाती हैं और कम संतोष देने लगती हैं। हम ऊब अनुभव करने लगते हैं। प्रेरणा का अनुभव होने पर कोई भी कड़ी मेहनत कर सकता है,
लेकिन कार्य के उत्साहजनक नहीं होने पर भी लगातार मेहनत करने की क्षमता से ही वास्तविक अंतर पड़ता है। प्रोफेशनल समय सारणी से बंधे होते हैं, लेकिन शौकीन लोग जीवन को बीच में आने देते हैं।